प्रिय बालक स्वागत है आप सभी के गुरुकुल आश्रम के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आप हैं क्लास 9th के मेरे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और आपके चैप्टर के नोट्स में प्रोवाइड किया था पिछली बार आपके वर्क एंड एनर्जी का। आज मैं साउंड चैप्टर का नोट्स लेकर आया हूँ और ये नोट्स इतने अच्छे हैं बच्चे जी कि आपके काम यहीं पर अच्छे हो जाएंगे, क्योंकि आपको ज़्यादा इसके बाद टेंशन नहीं लेना होगा। इस चैप्टर का नाम साउंड है, आप पढ़ रहे हैं फिजिक्स। क्लास 9th का है ये। चैप्टर का नाम आप देख रहे हैं साउंड है, और इसको हिंदी में हम ध्वनि बोलते हैं। ध्वनि वही जो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ आपके कानों तक पहुँच रही है, उसको हम साउंड बोलते हैं। तो ये साउंड चैप्टर का नोट्स है। आप इसमें इतने अच्छे से कर पाएंगे। देखिए साउंड क्या है, कहता है हमारे कानों द्वारा महसूस की जाने वाली एक अनुभूति है, एक सेंस है जो उसको हम फील कर पाते हैं, उसको ध्वनि कहते हैं। और ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। हम जो कभी कोई चीज़ सुन पा रहे हैं, तो साउंड एक एनर्जी है जो हमारे कानों में सुनने के लिए एनर्जी का ही रूप है जो संवेदन के लिए उत्पन्न करती है। कोई चीज़ को हम सुन पाते हैं, तो सुनने के लिए जो सुनने की काम उत्पन्न करना है, सुनने की क्षमता उत्पन्न करना है, वो एक साउंड कर सकता है, क्योंकि साउंड एक एनर्जी के फॉर्म है। जैसे टेलीफोन, मिक्सर, टीवी या हर चीज़ का आपने साउंड देखा होगा। साउंड एक प्रकार का वेव भी है। अब कैसा वेव पढ़ेंगे, वेव क्या है? कहते किसी तरंग किसी माध्यम या निर्वात में होने वाला वह विक्षोभ है जो ऊर्जा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, लेकिन पदार्थ को नहीं, सिर्फ एनर्जी को ले जाता है। तो हम यहाँ दो वेव करेंगे, एक पढ़ेंगे हम लॉन्गिट्यूडनल वेव, एक पढ़ेंगे हम लोग ट्रांसवर्स वेव। ठीक है, यहाँ पर हम दो वेव पढ़ने वाले हैं। एक है अपना ट्रांसवर्स वेव जिसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग, और एक अपना ये अनुदैर्ध्य है। अनुदैर्ध्य तरंग डिफिनीशन देखिएगा। अनुप्रस्थ तरंग का डिफिनीशन कहता है कोई माध्यम होगा कोई माध्यम के जो पार्टिकल होंगे अपने मध्य स्थिति, मध्य किसको बोलते हैं पहले आप ये समझिएगा मध्य क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वेव है, ठीक, तो ये वेव का दिशा है और कोई पार्टिकल यहाँ पर जो वेव की लाइन है ना, इसी लाइन पर, इसी एक्सिस पर कोई पार्टिकल है, तो इसी पार्टिकल पर जाता है ऐसे सीधे सीधे। तो ये जो पार्टिकल इसी वेव पर आता है, इसी वेव के डायरेक्शन में रहता है, तो ये जो इसके पथ पे चलता है, तो इस पथ को हम बोलते हैं माध्य। क्या बोलते हैं? माध्य। ये इसका मीन पॉइंट होता है, मीन पॉइंट। लेकिन इस डिफिनीशन में बताया कि मीन पॉइंट से ऊपर जाएगा पार्टिकल, फिर नीचे आएगा अपने मीन पॉइंट पर, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। तो ये जो आने का प्रोसेस है इसको हम बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। हो गया यार? ये मीन पॉइंट है, अपने मीन पॉइंट से परपेंडिकुलर ऊपर और नीचे डायरेक्ट करा कि कोई माध्यम में अपने जो पार्टिकल होंगे अपने माध्य स्थिति पर तरंग की गति की दिशा के लंबवत, और ये वेव का डायरेक्शन है, तो उसके परपेंडिकुलर मूवमेंट करते हैं, मोशन करते हैं। तो ऐसे हम बोलते हैं इसको बोलते हैं अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग का एग्जाम्पल हो गया लाइट। क्या हो गया? लाइट को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश। अब अनुदैर्ध्य तरंग का देख लो, तो ये आगे पीछे, ये मान लो इसका मीन पॉइंट हो गया, ये इसका मीन पॉइंट हो गया, तो अपने मीन पॉइंट से आगे जाएगा फिर पीछे आएगा, ऐसे मोशन करेगा, आगे पीछे ऐसे, आगे पीछे मीन पॉइंट से। तो इसको बोलते, और इसी का एग्जाम्पल है साउंड। तो साउंड कोई पूछे कैसा वेव है, तो कह देना अनुदैर्ध्य लॉन्गिट्यूडनल वेव है।
साउंड यानी ध्वनि। ध्वनि कैसे तरंग है? अनुदैर्घ्य तरंग है, काम कर पाएंगे। और ये ठोस, द्रव, गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न हो जाती है। इसे कोई तीनों माध्यम में से जा सकती है। और संपीड़न क्या है? संपीड़न का कहते हैं अनुदैर्घ्य तरंग का वह भाग है जिसमें माध्यम कण सामान्य से अधिक एक दूसरे के निकट होते हैं। देखिए, जैसे मान लो कि पार्टिकल है। अब मान लें अपने हम मूवमेंट करते हैं, मान लो कहीं पर बहुत सारे पास में आ गए, बहुत सारे पार्टिकल। इसमें क्या है? बहुत सारे पार्टिकल पास में है, तो इसको संपीड़न बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? संपीड़न, क्योंकि इसमें बहुत सारे पार्टिकल पास में है। और वही देखो, पास में एक बगल में आप देख रहे होंगे, वहाँ बहुत खाली है, दूर है, वहाँ पार्टिकल बहुत दूर है। देख, यहाँ घना है, यहाँ भी घना है, यहाँ भी डेंसर है, बहुत सारे। क्लियर है? और ऐसे में यहाँ पर होता है उच्च डेंसिटी, यहाँ पर हाई डेंसिटी होता है, यहाँ पर हाई डेंसिटी होती है। और हाई प्रेशर होता है। यहाँ पर हाई डेंसिटी और हाई प्रेशर होता है, और इसको बोलते हैं संपीड़न। और ये जो पार्टिकल दिख रहे हैं आप, दूर है, बहुत इसके पार्टिकल दूर है, तो इसको हम बोलते हैं विरलन। क्या बोलते हैं? विरलन। तो संपीड़न और विरलन बुझा गया। जब कहता है संपीड़न, अनुदैर्घ्य तरंग का वह भाग, लॉन्गिट्यूडनल में वह भाग जब माध्यम के जो कण होंगे सामान्य से अधिक एक दूसरे के निकट आ जाएंगे, तो हम ऐसे और आयतन में क्षणिक कमी होती है इनके आयतन में। ये देखो, यहाँ पर आयतन में कमी हो गई, तो इसको हम बोलते हैं संपीड़न। और ये वाला पार्ट को सिर्फ बोलते हैं विरलन। विरलन के देखो, ये विरलन है, ये संपीड़न है, तो ये विरलन है। ये संपीड़न हो जाएगा, मान लो यहाँ घना होगा तो यहाँ पर विरलन होगा। ऐसा यहाँ पर लो डेंसिटी होती है और लो प्रेशर होता है। नोट्स भी साथ में बना लीजिएगा। चलिए, और इसको ग्राफ पर रिप्रेजेंट करेंगे हम। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ये मान लीजिए इसका मेन पॉइंट है, मेन पॉइंट से ऊपर गया फिर नीचे आया, मेन पॉइंट से ऊपर गया नीचे गया, ऐसे वेव चलती हैं। अब ऊपर वाले को हम क्या बोलेंगे? नीचे वाले कहते हैं संपीड़न का वायु में घनत्व अधिक होता है, जबकि विरलन में यह कम होता है। अब अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे ट्रांसवर्स वेव को, तो इसका वेव भी कुछ वैसा ही होगा। आज आपके एक ही बहुत अच्छे से सीखना, बहुत मजा आएगा आपको। यहाँ पर देखिए, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि कोई पार्टिकल ऊपर गए, बहुत ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे गया, तो जो सबसे आखिरी पॉइंट में आता है, तो इसको ऐसे आता है, तो इसको हम इस पॉइंट को बोलते हैं सिरिंग। क्या बोलते हैं? सिरिंग यानी क्रस्ट। और जो नीचे आता है, तो इसको बोलते हैं हम लोग, ये नीचे वाला पॉइंट, इसको बोलते हैं हम लोग गर्त यानी ट्रॉफ। तो क्रस्ट ट्रॉफ, इसको हम ट्रॉफ बोलते हैं। ठीक है, ये दो डिफिनेशन आपको परिचय में आता है। अब दोनों का डिफिनेशन, अनुप्रस्थ तरंग में उभरे भाग को देखिए, ये उभरा भाग है, जो ये उभरा हुआ भाग है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? श्रिंग। क्या बोलते हैं? श्रिंग। और जो नीचे वाला भाग होता है, तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉफ यानी गर्त। तो एम्पलीट्यूड क्या है? कहते हैं कि माध्य स्थिति से माध्यम में कंपित कणों का महत्तम विस्थापन को एम्पलीट्यूड कहते हैं। देखिए, महत्तम, और ये माध्य स्थिति है, ये माध्य स्थिति है, यहाँ से ऊपर गया, ठीक। और सबसे ज़्यादा हाइट कहाँ होगा? सबसे ज़्यादा विस्थापन कहाँ होगा? यहाँ पर होगा। तो ये सबसे ऊपर वाला पॉइंट, ये इसको नहीं बोलेंगे, लेकिन ये वाला सबसे ऊंचाई को बोलेंगे हम लोग एम्पलीट्यूड। क्या बोलेंगे? आयाम। क्या बोलेंगे? आयाम। आयाम नीचे भी हो सकता है, इसको नीचे वाले को बोल देंगे, इसको भी बोल सकते हैं। तो ये भी आयाम हो जाएगा।
और ये भी आयाम हो जाएगा। इसको हम क्या बोल देंगे यहाँ पर, आयाम। एम्पलीट्यूड। वही डिफिनीशन यहाँ पर है आयाम का, यहाँ दिखाया हूँ आपको, अब देख पा रहे हूँ फिगर में। अब आवर्तकाल कहता कि एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहता है। फिर एक दोलन का डिफिनीशन है, आवृत्ति क्या होती है, फ्रीक्वेंसी, इसका मात्रक क्या होता है, इसका यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। फिर तरंगदैर्घ्य क्या है, तरंगदैर्घ्य कहते हैं इसका ऐसा ही मात्रक भी पूछा गया था, तो इसका ऐसा ही मात्रक मीटर होता है, इसमें लिखवाएं कि नहीं, तरंगदैर्घ्य का ऐसा ही मात्रक मीटर होता है। पहले एक बार सबको नोट्स बना लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, क्योंकि एक डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का भाई ऐसे मात्रक मीटर होता है। एक ध्वनि ब्रूम, अच्छा कभी आपने देखा है क्या आकाश में जहाज चलता है, बहुत आवाज़, बहुत घर, बहुत तगड़ा साउंड आता है, तो उसको हम बोलते हैं ध्वनि बूम बोलते हैं। अच्छा कभी ऐसे जगह पर गए हैं जहाँ पर आप एक बार साउंड बोलते हैं तो बहुत आपको सामान 2 बार 3 बार सुनाई देता है। इससे आपने कहा कि फिजिक्स 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 फिजिक्स, ऐसे साउंड का रिपीटेशन होगा। और कभी आपका घर खाली होगा, आप दूर से कम 35 मीटर दूर होना चाहिए जहाँ से आप बोल रहे हैं, जहाँ पर आवाज़ आपको टकराना हो, तो वैसे सरफेस से टकरा कर आवाज़ आपको बार बार सुनाई देता है, तो ऐसे हम बोलते हैं ये ध्वनि के बाद ध्वनि के परिवर्तन लौट के आया, और ये उसके नियम है, और उसी का ये है प्रतिध्वनि, जिसको हम इको बोल रहे हैं, बार बार आवाज़ सुनाई देने लगता है, इको साउंड। इको साउंड होने के लिए कम से कम आपको साउंडों के बीच में 1 सेकंड का समय अंतराल होना चाहिए, मूल साउंड में और जो साउंड टकराएगा उसमें 1 सेकंड का अंतराल होना चाहिए, और दूरी जो होना चाहिए कम से कम 34.4 मीटर की उस सरफेस से दूरी होना चाहिए जहाँ पर आपका साउंड टकराने वाला है, तब ये इको साउंड बन पाएगा, नहीं तो नहीं बन पाएगा। अनुरण क्या है, अनुरणन क्या है, किसी बड़े हॉल में देखिए बहुत लोग बैठे हैं और एक दूसरे से बात कर रहे हैं, और बार बार सबकी आवाज़ टकराती है, तो उसमें किसी की आवाज़ उतना क्लियर नहीं सुनाई देता है, तो उसको हम अनुरण बोलते हैं। मान लीजिए हॉल में बहुत सारे अपने क्लास में बैठे हैं बहुत सारे लोग, अब ऐसा इतना चाव भाव करता है तो किसी का साउंड कोई दूर सुनेगा ना, तो किसी का आवाज़ क्लियर सुनाई नहीं देगा, वही अनुरण है। और ये परिसर सर्वयता का परिसर देखिएगा, हम लोग जो हमारा कान है 20 हर्ट्ज से लेकर हम लोग 20,000 हर्ट्ज तक हम लोग सुन सकते हैं। और अश्रव्य क्या है, और 20 हर्ट्ज से जिसका ध्वनि फ्रिक्वेंसी कम होगा वो अश्रव्य होगा। ये गेंडा 5 हर्ट्ज तक सुन सकता है, यानी हम लोग नहीं सुन सकते हैं। प्राश्रव्य जिसका 20 हर्ट्ज से अधिक फ्रिक्वेंसी हो जाएगी वो प्राश्रव्य ध्वनि तरंग हो जाएगा, जिसको हम लोग नहीं सुन पाते हैं, कुत्ता सुन लेता है। अल्ट्रासाउंड, पराध्वनि क्या है, इसका आपने देखा होगा बहुत सारा अल्ट्रासाउंड हड्डी एक्सरे करते हैं, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी एक वेव है। और कोई मान लीजिए कोई मशीन है, उसके पार पुर्जा अंदर से फट गया है, जहाँ पर आँख नहीं पहुँच सकता है, तो वहाँ पर अल्ट्रासाउंड का उपयोग किया जा सकता है। तो इसका प्रयोग पूछता है तो प्रयोग यहाँ पर लिखवा दिया हूँ, पेपर में आ गया तो जरूर कर लीजिएगा। सोनार बहुत अच्छी चीज़ है। सोनार क्या है, मान लीजिए कि ये देखिए सोनार को समझने के लिए समझिए ऐसा, ये हम लोग का वो सोनार नहीं, देखिए यहाँ सोनार का मतलब होता है एस फॉर साउंड, इसे साउंड हो गया, एन फॉर नेविगेशन, ए फॉर एंड, और आर फॉर रिंगिंग। देखिए इसका मतलब क्या होता है, मान लीजिए कि ये आपका नाव है, ये नाव है ठीक, और ये मान लीजिए समुद्र है, पानी है इसमें, मान लीजिए कोई वस्तु डूबा है, तो इसको पता करने के लिए तो एक चीज़ यहाँ पर आएगा, मान लीजिए यहाँ पर है, और यहाँ से इसकी जो दूरी निकालेंगे हम, कोई चीज़ कितना गहरा है समुद्र में, उसका लोकेशन पता लगाएंगे, उसकी दूरी पता करेंगे, ये सोनार कहलाता है। सोनार कहता है कि एक ऐसा युक्ति है जो जल में पिंडों की दूरी, दिशा, चाल मापने के लिए किया जाता है। उसकी हम दिशा नाप सकते हैं, उसकी स्थिति पता लगा सकते हैं, उसकी चाल क्या है पता लगा सकते हैं। सिद्धांत, यह ध्वनि तरंग प्रवर्तन अर्थात प्रतिध्वनि के सिद्धांत पर कार्य करता है। ध्वनि तरंग के कुछ अभिलक्षण हैं, जिसमें से हम लोग आयाम आवृत्ति पढ़ चुके हैं, आयाम पढ़ चुके हैं, तरंग वेग जानते हैं, आवर्तकाल, तरंगदैर्घ्य पढ़ चुके हैं। खाली तीनों को पढ़ लेना है। प्रबलता क्या है, यानी लाउडनेस क्या है, तो ध्वनि की प्रबलता कंपित वस्तु के आयाम पर निर्भर करती है।
तरतत्व क्या है, पिच क्या है? तरतत्व ध्वनि तरंग का वह अभिलक्षण है जो मानव कर्ण द्वारा प्राप्त आवृत्ति पर निर्भर करता है। और गुणता, टिम्बर क्या है? तो ध्वनि गुणता का वह भाग जो समान तरत्व तथा प्रबलता की दो ध्वनियों के अंतर करने में सहायक करता है। तीव्रता, किसी इकाई क्षेत्रफल पर 1 सेकंड से गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहते हैं। इन दोनों में डिफिनेशन रहता है। अच्छा, कान की संरचना आपके स्ट्रक्चर में दिया है तो बना लीजिएगा। ये कान है आपका, और पेपर में नहीं आता है लेकिन आपको सिलेबस में है तो पढ़ना है। ये कान की जो बारी, इसमें हम कुछ नंबर गिनवाए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पार्ट्स हैं। तो 9 पार्ट के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बाहरी कान हो गया, इसको हम बोलते हैं। और यह परिवेश से ध्वनि को एकत्रित करता है। दूसरा, श्रवण नलिका, जिसमें साउंड जिस नली में जाती होगी। कर्णपट, जिसे हम कर्णपट्टी बोलते हैं। एक पतली झिल्ली जिसे कर्णपट झिल्ली कहते हैं। मिडन बेलन को कंपन बनाते हैं। 4, मेल्स और मेउल्स, जिसको मुग्धरक बोलते हैं। निहाई और वलयक या रिसेप्टर होता है। अच्छा, इससे ठीक है, स्टेप्स ठीक है। ये सब क्या है कि मध्य कर्ण में विद्यमान 3 हड्डियां होती हैं। ये तीनों हड्डी हैं। तो कोई इनसे आपसे पूछेगा तो नहीं, लेकिन सिलेबस में है तो इसलिए इसको लिख लेना, नोट्स में ऐड कर लेना। अब आइए हम लोग करेंगे यहाँ से प्रैक्टिस। किसका? PYQ। हम लोग यहाँ से करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन बैंक करेंगे। सर 9th क्लास में क्वेश्चन बैंक? बिल्कुल बिल्कुल मैं कराता हूँ बच्चे जी। इसलिए वीडियो में देखो, जितने बच्चे ऑफलाइन के हैं उतने बच्चों का नाम, कमेंट सब आना चाहिए। आप लोग नहीं करते हैं, सबका देखिए, एक बार लाइक और एक कमेंट अपने अपने नाम से जितने ऑफलाइन के बच्चे हैं आप लोग कर दीजिएगा, और वीडियो को शेयर भी कर देना। चलो, ध्वनि तरंग के परिवर्तन के लिए 2 व्यावसायिक उपयोग को लिखिए। तो मेगाफोन, कभी देखें कि कुछ लोग अनाउंस करते हैं, पुलिस चिल्ला कर, जहाँ भीड़ भड़का होता है। हॉर्न, साना, ये सब ढोलक बजता है। डॉक्टर जो इससे हम लोग का हार्ट चेक करते हैं, तो हार्ट बीट चेक करते हैं डॉक्टर कान में लाकर, ये व्यवसाय। ध्वनि तरंग को यांत्रिक तरंग क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए। क्योंकि इसमें कोई भौतिक माध्यम की आवश्यकता, क्योंकि इसमें एक भौतिक माध्यम की आवश्यकता होती है, इसीलिए। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है। एक श्रृंग और एक निकटवर्ती ग्रंथ के बीच की दूरी कितना होता है? तो π/2 होता है, λ/2 होता है। ये हो जाएगा। ध्वनि की गति की अधिकतम होती है कहाँ पर? हवा में, हाइड्रोजन में। देखिए, पहले सॉलिड में होता है ज़्यादा, फिर उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में। तो सबसे ज़्यादा हो जाएगा लिक्विड में, लोहा में, सॉलिड में। हमारा कान कहाँ से सुनता है आप जानते हैं। इन सब सारे प्रश्नों को आप अभ्यास कर लेंगे एक बार। ध्वनि तरंग गमन करती है, सिर्फ ठोस में, सिर्फ तरल में, सिर्फ गैस में, सब में जाएगा। ध्वनि तरंग तीनों में जा सकता है। देखिए, प्रतिध्वनि क्या है, इको क्या है पढ़ा दिया हूँ, तो आपको इसको लिख लेना है इको के बारे में। ठीक है, लिख लेंगे ना। हाँ, ध्वनि तीव्रता और प्रबलता में क्या अंतर है, तो बुक से लिखवाता हूँ। ये तीनों अंतर लिख लीजिएगा। ध्वनि प्रबलता में और तीव्रता में क्या अंतर है? 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति क्या कहते हैं? सॉरी, चलिए टिक गलत हो गया क्या? देखिए, 20 हर्ट्ज से कम है, तो 20 हर्ट्ज से कम है तो इसको हम परासर में थोड़ी बोलेंगे। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम। एक आपको दिखाए थे दोबारा, चलते हैं उस टॉपिक पर एक बार, यहीं पर है। देखिए, 20 हर्ट्ज से कम तो अश्रव्य होता है। क्या होता है? अश्रव्य। तो वहाँ पर शायद गलत टिक हो गया, एक बार उसको सही किया जाए। 20 हर्ट्ज से कम, 20 हर्ट्ज से कम है तो अश्रव्य हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी, हो जाएगा। ये नहीं, बी हो जाएगा इसका आंसर। कुछ सवाल है कि मानव कान की कार्यविधि को और लिखिए। मानव का कान कैसे करता है, लिखिए। आप इसे गूगल पर सहारा ले सकते हैं, आपको आंसर नहीं मिल रहा है तो। समतल सतह से ध्वनि के परिवर्तन को दिखाने के लिए
एक प्रयोग का वर्णन करें। ठीक, विभिन्न सर्च की वृत्ति से अधिक, अधिक को बोलते हैं प्राश्रव्य। ये प्राश्रव्य है। ध्वनि क्या एक ऊर्जा का रूप है। हो गया। तो इस तरह से इतने मैंने अपने लिए क्वेश्चन लाए थे। मैं बच्चों को बोलूँगा यहाँ पर प्यारा प्यारा सा थैंक यू। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा बच्चे लोग। अब बच्चे कैसे हैं आप? एकदम बिल्कुल हंसते हंसते बच्चे हैं आप लोग। चलिए, तो आप हंसते मस्ते बच्चे हैं तो बिल्कुल इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।